कल हम पार्ट्स कर रहे थे, ठीक है, और मैंने आई थिंक आपको 9 पार्ट बता दिए थे, ठीक है। और 9 पार्ट्स में हमारे जो आर्टिकल है वो कब 243 243, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट आगे पार्ट नंबर 9, ठीक है। 9 तो मैंने करवा दिया था वैसे, 243 से 243 ओ तक हमारे जो आर्टिकल है उसमें आते हैं। और इसके लिए ये मैंने बताया था 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 1992 को 73rd अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। एंड इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायती पंचायती राज रिलेटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी पंचायतों के इलेक्शन भी है हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल में कितनी पंचायतें हैं ये मैंने आपको भेजा भी था थोड़े दिन पहले कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऐड हुई थी, उसकी वजह से। वैसे हिमाचल में पंचायतें कितनी थी पहले? 3615 थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जो हमारी 3 म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस बनी, अब हमारे पास कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है? टोटल 8 है, ठीक है। पहले सबसे पहले कौन थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नगर निगम शिमला, दूसरी धर्मशाला, 3 पर इकट्ठी बनी थी, कौन कौन? पालमपुर, सोलन और मंडी। ये बनी थी पिछली सरकार के टाइम जब मतलब वो जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की उस टाइम पे, ठीक है। तो शिमला तो सबसे पहले पुरानी है, फिर धर्मशाला बनी थी जब 2015 के आसपास, ठीक है। फिर पालमपुर, सोलन और मंडी बने, ये 2020 के आसपास बने 19-20 में, ठीक है। और अभी हाल ही में ऐड की गई है और 3, वो कौन कौन है? एक हमीरपुर है, एक ऊना है और एक बद्दी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं हिमाचल में आज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, देखिए ये जो होते हैं ना, ये शहरी होते हैं हमारे निकाय, ठीक है। जैसे गांव में पंचायतों का गठन होता है, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो लोगों का होता है, वो हमें गांव में पंचायतों के रूप में देखने को मिलता है। मगर जो शहर है, ठीक है, जिससे सिटीज है, छोटी है सिटी, ठीक है। जैसे माना कि बिलासपुर है, ठीक है। बिलासपुर में नगर निगम नहीं है, मगर बिलासपुर जो है वो नगर परिषद जरूर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, वो है। हिमाचल में म्युनिसिपल काउंसिल बहुत है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़े शहर नहीं है हिमाचल में, ठीक है। मगर जो है, वैसे तो ये शिमला और धर्मशाला ही थे पहले, पहले शिमला ही था, पर बाद में जैसे धर्मशाला ने ग्रो किया तो धर्मशाला बना दिया, पालमपुर ग्रो करा तो पालमपुर बना दिया। इस तरह से जैसे जैसे शहरों में पॉपुलेशन वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसको हम इनमें डाल देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हिमाचल के पास अभी कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कौन कौन से हैं, वो आपने ध्यान रखने, मैंने आपको नाम लिख दिए, ठीक है। हालांकि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 1992 में ही, अगले ही साल उसी साल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा था पंचायतों के बारे में, तो हुआ क्या था कि ये जो 3 हमारे ये वाले हमीरपुर, ऊना और बद्दी, ये 3 हमारी जो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनी, इनके बनने से कुछ पंचायतें मर्ज हो गई थी। पहले 3615 थी, मगर वो रह गई थी 3577, ठीक है। अब
23 और 15 कितने होते हैं? 47, ठीक है, सॉरी 48, तो 48 जो है, ठीक है, 48 पंचायतें जो है वो मर्ज हो गई थी क्योंकि ये बन गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मगर फिर से इन्होंने कितनी ऐड की है, ये आपने ध्यान रखना, लगभग 50 जो है वो फिर से ऐड की गई है। तो अब कितनी हो गई है टोटल? 3620। यही था ना आंकड़ा, इसको याद रखना, ठीक है। अब नई फॉर्म बनाई, ठीक है, आई थिंक पढ़ा होगा आपने, मैंने भेजा भी था आपको, एक न्यूज आई थी, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे हैं पंचायतों के, तो कितनी पंचायतों पे इलेक्शन होंगे इस बार, ठीक है, और रोस्टर वगैरह रिजर्वेशन वगैरह सब चेंज भी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, तो ध्यान रखना आपने इसके ऊपर, ठीक है। और इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जब अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, तो इसमें ना शुरुआत से ही जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को 1992 में, ठीक है, तो उस समय एक बात का ध्यान रखा गया था कि जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपरली चलनी चाहिए, ठीक है, फॉर वुमेन, ठीक है। ऐसा नहीं है SC ST की तो रिजर्वेशन होगी होगी, ठीक है, SC ST इवन OBC की भी, मगर जो रिजर्वेशन महिलाओं की है वो भी होगी, ठीक है। और मिनिमम कितना क्राइटेरिया रखा? 33%। ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो अभी रिजर्वेशन जो है वो अभी लोकसभा में और विधानसभाओं में पास की गई है रिजर्वेशन, उसकी तरह ये पंचायतों में बहुत स्टार्टिंग से ही था, बहुत शुरू से ही था, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन कितनी है। ऐसा है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो 33% तो है ही है, ठीक है। और वो रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंडर आती है पंचायतों में? दैट इज 243, ठीक है, 243 डी, ठीक है, 243 डी में है महिलाओं के रिजर्वेशन या SC ST के रिजर्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने वाले आने वाले टाइम पे ध्यान रखना। अभी थोड़ा बोर्ड नहीं चल रहा है, 1 मिनट, कभी कभी आ जाती है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब ठीक है, 243 डी, ये जो आर्टिकल है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन पंचायत, ठीक है, जिसमें हर पंचायत में, चाहे वो आपका पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे महाराष्ट्र की किसी भी राज्य की पंचायत हो, वहाँ पे रिजर्वेशन जो है फॉर वुमेन 1/3 है, ठीक है, टोटल सीट्स का 1/3, मतलब 33%। ये तो मिनिमम है ही है रिक्वायरमेंट, मगर किसके लिए? फॉर वुमेन, ठीक है। मगर कुछ स्टेट्स ने इसको और बढ़ा दिया था, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, 50%, ठीक है। तो जब से ये पंचायतों में रिजर्वेशन है तो हिमाचल में 50% रिजर्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है, फॉर वुमेन। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिमाचल में बहुत सारी महिलाएं प्रधान, उप प्रधान की पोस्ट पे, वार्ड उसमें पार्षद की पोस्ट पे होती हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड होती हैं सीटें फॉर वुमेन, ठीक है, 50%, मतलब आधी महिलाएं होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि 50% सीटें ही रिजर्व होती है महिलाओं के लिए, ठीक है। बेशक उनके हस्बैंड और उनके कोलीग उनके साथ में बहुत अटैच, वो एसोसिएट काम करते हैं, बट नाम तो उन्हीं का चलता है, साइन तो उन्हीं के चलते हैं। बोलने का मतलब ये है कि 243 डी आर्टिकल जो है वो पंचायतों में जो है वो 1/3 रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें इंक्लूडिंग वो भी है कि SC ST OBC, ठीक है, जैसे हिमाचल में OBC की रिजर्वेशन है, SC की भी है, ठीक है, बट 50% में जो रिजर्वेशन है वो 33% से कहीं ज्यादा वो भी हिमाचल में देखने को मिलती है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पंचायत इस टाइम पे अगर हम बात करें, जो अभी इलेक्शन होने आ रहे हैं हिमाचल में, वो है 3620, ठीक है। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ पंचायतें, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
ठीक है, नगर पंचायत, इनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, करेंगे हम डिस्कस इसको भी डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट 9B, ठीक है, सॉरी पार्ट 9A। कल मैंने पार्ट 9 बताया था पंचायत के बारे में, आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 9A। ठीक है जी, पार्ट 9A। इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 243B से 243ZC, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल है ना, ZC क्या है, P क्या है, तो वो लेटर ही है। O तक मैंने बताए थे पंचायत में, ठीक है, O तक बताए थे पार्ट 9। अब 9A जो है उसमें मैं कर रहा हूँ पार्ट B से, ये सॉरी 243B से, क्योंकि O तक तो हो गए पंचायतों में, तो ये म्यूनसिपैलिटीज के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 243B से। अब Z तक तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, फिर ZA, ZB, ठीक है, ZC से ऐसे चलते ZG तक चलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 9A was added, ये ऐड कब किया गया था, 9A was added in 1992, ठीक है, ये भी 1992 में ऐड किया गया था by 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए 1992 में, ठीक है। और शेड्यूल भी ऐड किया गया था, जैसे मैंने उसमें पंचायतों में 11वां बताया था, 11th अनुसूची, वैसे ही 12वीं अनुसूची इसके लिए बनाई गई है। और इसमें जो है कितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पंचायतों में मैंने 29 बताए थे, इसमें 18 है, 18 सब्जेक्ट्स, ठीक है, रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं और बन सकते हैं, ठीक है। उसमें 19 विषय हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपको पता है कि जो गांव में जनसंख्या है, गांव लेवल पे जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू शहरी निकाय, ठीक है। सो 18 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कम है, वहाँ पे 29 ज़्यादा थे, ठीक है। और वो पार्ट 9 था, ये पार्ट 9A है, वहाँ पे आर्टिकल 243 से 243O तक थे, यहाँ 243B से ZG तक, ठीक है। उसके लिए अमेंडमेंट 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में ही, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992, ठीक है। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो वो थे PV नरसिम्हा राव। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, PV नरसिम्हा राव, इनकी गवर्नमेंट थी, मतलब ये जो है प्रधानमंत्री थे उस टाइम, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी, दैट वाज LM सिंघवी कमेटी। कमेटी बोलो, कमीशन बोलो, ठीक है, LM सिंघवी, ये आई थी 1985 में, ध्यान रखना। हाँ 1985 में, 1985 या 86 में आई थी LM सिंघवी कमेटी, जिसने रिकमेंड किया, जिसने सिफारिश की कि पंचायतों को, ठीक है, और ज़्यादा प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वी हैव टू बी, क्या करना पड़ेगा, इनको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत किस राज्य ने की थी, कहाँ से की थी, कब की थी, पता है किसी को, पहली पंचायत का गठन, प्रथम पंचायत का गठन भारत में कब हुआ था,
ऑन 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे 1959, ठीक है। कहाँ हुआ था? इन राजस्थान। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट भी था नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट की पंचायत, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत बनाई गई थी, राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को। अब इसका भी कंटेक्स्ट है वैसे कि 2 अक्टूबर को ही क्यों, ठीक है, और 1959 को ही क्यों, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पे ही क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको डीपीएसपीज बताए थे। डीपीएसपीज में गाइडलाइंस है प्रॉपरली, तो उसमें गांधीयन फिलॉसफी के भी 4-5 आर्टिकल ऐड किए गए हैं डीपीएसपी में, जो गांधी जी चाहते थे कि लोगों का, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है वो ज्यादातर क्या है, गरीब, मीडियोकर लेवल से नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो उसको उस टाइम पे उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। दिल्ली में बैठी सरकार, शिमला में बैठी सरकार एक छोटे से गांव को कैसे चला सकती है? कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी? कैसे उनका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास आएगा? तो डीपीएसपीज में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये बोलता है टू ऑर्गेनाइज पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है। कि आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी में आता है, गांधीयन फिलॉसफी का हिस्सा है कि ग्राम स्तर पर, ठीक है, पंचायतों का गठन किया जाए। एंड इट इज द सोलली ड्यूटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी ड्यूटी है, किसका फंक्शन है? ये स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में पंचायतों का गठन करें और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे अभी देखिए इलेक्शन हिमाचल में दिसंबर में होने थे प्रॉपरली, बट हिमाचल की सरकार ने जो है वो नहीं करवाए, हो सकता है कोई भी कारण, मगर फिर वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अप्रैल तक होने चाहिए, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार, उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो सकते, नहीं करवा सकते, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मई तक तो होने चाहिए, ठीक है। मतलब विद इन 6 मंथ्स, जो भी लिमिटेड पीरियड है, आप 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं बाय, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में। इतना तो नहीं कर सकते कि 1-2 साल आप मतलब एक हो ही नहीं करवाएं इलेक्शन, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है और स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कभी जैसे 5 साल पूरे होने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने मिल सकते हैं, ठीक है, बट 6 महीने के अंदर फिर भी उनको करवाने पड़ेंगे। आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट ने भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। अगर वो नहीं बोलते तो गवर्नमेंट शायद रिलक्टेंट रहती, इसको करवाती भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। पार्ट 9A में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 9B। हालांकि ये इतना ज्यादा वो नहीं है, बट पार्ट 9D भी है, ठीक है। पार्ट 9 में पंचायतें थी, 9A में म्यूनसिपैलिटीज थी, 9B में जो है वो आर्टिकल मैंने बोला ये फिर वहीं से चलेगा 243 ZG तक था, ठीक है। अब कहाँ से चलेगा? ZH से 243 ZT तक, ठीक है। ZG तक चला गया, ठीक है। पार्ट 9A में 9B में आएगा ZH से ZT, ठीक है। मतलब एक ही आर्टिकल में अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं, ठीक है, पार्ट 9B में। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है, ठीक है, डील्स विद
ये आपने सुने भी होंगे अपने लेवल पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये भी रजिस्टर्ड होती हैं और आपको पता है कि हेल्प करने के लिए गांव लेवल पे है ना, छोटे छोटे शहरों पे क्या होता है कि कॉपरेशन, ऐसे सोसाइटीज, ठीक है, जिनका गठन किया जाता है कोऑपरेटिव लेवल पे, मतलब कॉपरेशन के लिए, ठीक है। इसमें सहकारिता विभाग बोलते हैं इसको, सहकार का, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करूंगा। तो इसमें कमेटीज वगैरह जो है वो गठित की जाती हैं, छोटा छोटा पैसे जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, कमेटीज डाल करके फिर एक दूसरे की जाती है। तो एक संस्था जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी इम्पोर्टेंट है। और ये भी, तो इसके लिए भी अमेंडमेंट हुई थी वैसे 2000 आई थिंक 11 में हुई थी, ठीक है। और वो हुई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2011 में 97th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कब और किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल क्या है, किससे डील करता है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। दैट्स इट। इसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी तो कोई ज्यादा ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट 10। देखो पार्ट 10 जो है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, क्यों मैं बताता हूँ, बाकी तो मैं आगे सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 10 में आर्टिकल 244 और 244A, इसमें अमेंड भी की हुई है, अमेंडमेंट भी हुई है। तो 244 और 244A दो आर्टिकल आते हैं पार्ट 10 में, और ये डील करते हैं, डील्स विथ शेड्यूल्ड deals with scheduled and tribal areas, ठीक है जी। deals with scheduled and tribal areas, तो पार्ट 10 जो है वो आर्टिकल 244 एंड 244A डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित, ठीक है, संबंध रखता है ये, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। फर्क का मतलब ये है, ऐसे एरियाज लाइक आपके जो नॉर्थ के हिली एरियाज जिसको स्पेशल स्टेटस मिला है, जैसे J&K है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है, ये नॉर्थ में। और नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, नेपाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ऐसे ये जो स्टेट्स हैं इनको जो है वो हम एक तरह से ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया मानते हैं, शेड्यूल्ड एरिया मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, किसी भी राज्य को, ठीक है, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेगा तो वो गवर्नमेंट के कंसेंट से ही, पार्लियामेंट के कंसेंट से ही, मगर पावर कई बार पूछा जाता है कि हु हैज द अथॉरिटी, ठीक है, फाइनल, तो वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ही होता है, याद रखिएगा, जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज को एक तरह से वो करता है, नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट की तरफ से जाती है, ठीक है। वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव है हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 11, सॉरी पार्ट 11, ठीक है। पार्ट, अब ये पार्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भाग 11 और आर्टिकल है 245 से 263, और लगातार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कमीशन पूछ रहा था अभी, ठीक है, इन आर्टिकल्स में से अभी, मतलब ये जो टीजीटी वगैरह के एग्जाम है ना, या जो भी ऑनलाइन एग्जाम अभी हो रहे हैं उनमें इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि वो क्या है, ये तो इसको देखना ध्यान से कि ये है क्या,
243 245 से 263। देखिए ये जो है, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन है उसमें ये डील करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा किससे डील करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव मैटर्स है, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव मैटर्स है, उनके साथ डील करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पार्ट 11 में 245 से 263 आर्टिकल है और ये डील करते हैं, डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन मतलब सेंटर एंड स्टेट्स और राज्य, ठीक है। तो यूनियन एंड स्टेट्स, सो ये जो पार्ट है वो डील करता है केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, ठीक है। अब वो संबंध कैसे हैं, तो वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और एक होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस की बात नहीं हो रही, फाइनेंशियल रिलेशंस अगला पार्ट होता है। यहाँ पे बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात हो रही है, ठीक है। इनको डिटेल में भी देखेंगे हम। जो केंद्र और राज्य के बीच में जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उनसे डील करते हैं ये आर्टिकल 245 से 263, ठीक है। तो पहले आते हैं लेजिस्लेटिव, फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये इसीलिए मैंने लेजिस्लेटिव पहले लिखा। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 में आर्टिकल 243 तो हो गए थे, 264 से 300A, 300 में अमेंडमेंट भी की है और ये शायद मैंने बताया भी है आपको 300A में क्या है, ठीक है। चलिए देखिए 264 से 300 काफी आर्टिकल आते हैं इसमें भी। ये जो है वो हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय रिलेशंस है, वित्तीय संबंध है, उनसे डील करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, टैक्सेस, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज, मतलब जो भी हमारा वित्तीय रिलेशंस है, वित्तीय संबंध है सेंटर और स्टेट्स के, वो इसमें आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, डील्स विद, और ये आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है हिमाचल में आरडीजी की बात हो रही लगातार, ठीक है। सो डील्स विद फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसे डील करता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 आर्टिकल बताता हूँ। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 280, भारत के संविधान में 280 आर्टिकल होता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 वर्ष बाद जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। वित्त आयोग, इस वित्त आयोग का क्या काम होता है, जो टैक्स कलेक्शन होती है, जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो ज्यादा आपको पता है कि सेंटर की तरफ झुकाव है, तो वो सेंटर जो है वो कमाता है उससे। अब सेंटर कहाँ लगाएगा, स्टेट्स में ही लगाएगा। किस राज्य से कितना रिवेन्यू आ रहा है, वो फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि भाई किस राज्य को कितनी जरूरत है, किस राज्य से कितना आ रहा है। तो आपको वो जो है वो रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी कौन सा वित्त आयोग चला हुआ है, ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन। कौन है इसके चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है,
बता सकता है कोई? डॉक्टर अरविंद पनगरिया। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये नाम सुना जरूर होगा आपने, ये ध्यान रखना। देखो जनरली ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट ये है कि इम्पोर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन चला हुआ अभी, और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के वो भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे पहले, अब तो नहीं है ये अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। और गठित कौन करता है, कई बार ये भी होता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो गठित कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करके किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और प्रेसिडेंट जो है उसको टेबल करता है, प्रेसिडेंट जो है उसको आगे सरकार के पास रिकमेंड करता है। और सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि जो फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस है, वो लागू करेंगे। वैसे तो जनरली 99% लागू हो जाती है, ठीक है, बट ये है कि कुछ चीज़ें में गवर्नमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज़ को मान ले, तो उस पर थोड़ा होता भी है इशू, ठीक है। इशू तो बात का कुछ भी नहीं है कि भाई फाइनेंस कमीशन अगर बनाया तो फाइनेंस कमीशन की ही सारी बातें माननी है, बट जनरली मान के ही चलती है सरकार, ठीक है, उसी में उसकी भलाई है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुद्दे भी रहते हैं, वो बात करेंगे कभी चर्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अभी बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, मैंने बताया था आपको RDG, क्या बताई थी फुल फॉर्म इसकी, बहुत ज़्यादा चर्चा रही, जो कि खत्म कर दी है सेंटर ने, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है। हाँ जी, याद है आपको, ये मैंने बताया भी था, और आपको पता ही होगा 1-2 महीने से चर्चा में चला हुआ है। होता क्या है, जो हमारी स्पेशल स्टेटस होती है गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट्स, उन स्टेट्स में रिवेन्यू जहाँ कम जनरेट होता है, जिन राज्यों में राजस्व इतना अच्छा नहीं क्रिएट होता अपने सोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से, है ना, तो वो क्या होता है कि सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि 90% हर स्कीम में वहाँ सेंटर हेल्प करता है। तो वहाँ पे ना रिवेन्यू को भी मैच करने के लिए कहीं ना कहीं जो गैप होता है एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप बन जाता है, बोलने का मतलब, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना जो टैक्स की कमाई से 100 रुपया कमा रही है, खर्चा 200 रुपया है, तो बीच का जो 100 रुपया खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, वो सेंटर मदद देती थी, ठीक है। वो क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट RDG के रूप में देती थी। फिर रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब ही क्या हुआ कि राजस्व घाटा, ठीक है, जो राजस्व में घाटा है उनको वो पूरा कर रही थी, उसकी ग्रांट दे रही थी सेंटर, ठीक है। तो RDG जो है, इससे लगभग 10,000 करोड़ जो है वो हर साल मिलता था गवर्नमेंट को, बट वो शायद अब ना मिले, ये बोला गया है, हालांकि बाद की बातें हैं, बट ये है कि उन्होंने बंद कर दिया है। और इसमें ऐसा नहीं कि हिमाचल में और भी राज्य हैं इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन राज्यों में मिलता है उनकी हेल्प सेंटर करता है, और वो ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी है, ठीक है, किसी भी राज्य वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सोर्सेज लिमिटेड होते हैं रिवेन्यू जनरेट करने के, जैसे हिमाचल की बात करें तो वैसे ही यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना आर्टिकल कौन सा है, जो मैंने किया भी था डिस्कस, 275, ठीक है, 275 के तहत ये ग्रांट्स देने का प्रावधान है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन सकता है 275(1) में, ठीक है, 275 क्लॉज 1 में RDG का कंसेप्ट है, 280 में फाइनेंस कमीशन का है। अगर हम एक और बात करें तो GST में, कल को अगर आपको पता होगा, GST भी तो फाइनेंशियल रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो GST के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, वैसे तो वो 279A में, ठीक है, ये है अमेंडमेंट, 279 में अमेंडमेंट हुई थी। कब हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 101st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था ये? 2016। जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी भारत में लागू हुआ, मगर इसके लिए अमेंडमेंट 2016 में हो गई थी, लगभग 10 साल पहले की बात है ये। ठीक है, और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? अमेंडमेंट्स और भी हुई हैं, बट ये जो है और भी आर्टिकल्स में होती है, बट ये जीएसटी काउंसिल के लिए, जीएसटी परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, कौन करता है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं वो करते हैं। अलोंग विद मेंबर्स कौन होते हैं? जितने भी राज्यों के, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनके यूटीज हैं, उनके कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जैसे हिमाचल का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वैसे और भी बहुत सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है उसमें सारे ही मेंबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कम से कम 50% प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो 50% मेंबर शुड बी प्रेजेंट। तो ये 279 आर्टिकल भी याद रखना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको डिटेल में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 13। ठीक है, पार्ट 13, वैसे 300A आर्टिकल मैंने बताया भी था आपको, याद है किसी को? 300 में तो ए, ये जो आर्टिकल है क्या है? 300A में राइट टू, कुछ जोड़ा था इसमें, फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, वो है ना 300A में। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए और कब हुई थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। याद है किसी को? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44वें संविधान संशोधन से पहले, इससे पहले तो फंडामेंटल राइट था। ठीक है, फंडामेंटल राइट से उसको लीगल राइट बनाया गया था, और कहाँ इंसर्ट किया गया था? 300A में। ठीक है, तो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। ठीक है, और वो कहाँ डाला गया है? 300A में डाला गया है। कौन सी अमेंडमेंट है? 44वीं अमेंडमेंट है 1978। ठीक है, इज इट क्लियर? लग गया जी बता आपको? और कौन से आर्टिकल से हटाया गया था वो? आर्टिकल 31 से 300A में डाला था। राइट टू प्रॉपर्टी 31 में था। ठीक है, जब संविधान बना तो उस समय तो 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, मगर 1978 में 47वें संविधान संशोधन से इसको लीगल राइट बना दिया गया और ये 300A में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो वैसे ये 300A आपका पार्ट 12 में ही है। ठीक है, पार्ट 13 जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ, 301 से 307 आर्टिकल में आते हैं ये, और ये आपके ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो हमने ऑस्ट्रेलिया या ट्रेड वगैरह के जो है वो। पार्ट 14 जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी कमीशन ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। पार्ट 14, ठीक है, आर्टिकल 308 से 323। तो बहुत सारे आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 315 से स्टार्ट होते हैं, 308 से 323 है पार्ट 14 में। अब ये सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डील करता है। ठीक है, डील्स विथ सिविल सर्विसेज एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं
जैसे हिमाचल का भी आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो क्या है, इनका मेन मकसद क्या होता है? देखिए इनका मेन मकसद है कि पूर्ण रूप से जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन लेवल पे यूपीएससी करता है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट पे जो स्टेट लेवल पे जो हमारे कमीशन होते हैं वो करते हैं रिक्रूटमेंट। किसकी करते हैं रिक्रूटमेंट? एग्जाम कंडक्ट करवाना, फ्रेमवर्क बनाना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, सिलेक्शन करके बंदों को गवर्नमेंट को देना, वो जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका होता है। इसमें ये है कि वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बायसनेस रहे, ठीक है, बायसनेस नहीं, सॉरी, पार्शियलिटी के बिना, बायसनेस के बिना जो है वो काम किया जाए, ठीक है, पूरा जस्टिफिकेशन के साथ काम किया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जैसे जो हमीरपुर का जो कमीशन है, अगर हम हमीरपुर की बात करें जो अभी बना है एचपीआरसी में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, वो सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया, उसको सरकार कभी भी बंद कर सकती है, जैसे देखा कि वो आया और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो नया बना दिया, तो उसको गवर्नमेंट कर सकती है। बट जो कमीशन शिमला में है, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड उसमें जो है वो रिक्रूटमेंट करता है उसके लिए ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल 308 से 23 है, बट 315 ज्यादा आर्टिकल यूज में रहता है, वो अलग बात है, ठीक है, बट आर्टिकल इसमें बहुत सारे हैं, 308 से 323, ठीक है। तो बाकी आर्टिकल हम कल देखेंगे, जितना डिटेल में हो सकता है कोशिश करेंगे, हालांकि 22 भागों तक हम जाएंगे, ठीक है। 13 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 14 है मैंने बता दिया, 15 भी इम्पोर्टेंट है, जितने जो वो इम्पोर्टेंट होंगे उसके ऊपर हम फोकस करके जाएंगे, ठीक है। 22 पार्ट, फिर इससे क्या होता है आपको एक आइडिया लग जाता है, और उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आने वाली आगे, ठीक है, सारी चीजें आपको अभी पता लग। चलिए ठीक है जी, ओके, मिलते हैं शाम